मैं सुनील कुमार शुक्ल गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुराम सहायक सामाजिक विज्ञान सहायक पद पर हूँ। मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत में राष्ट्रवाद जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, शुरू हुआ 1918 में समाप्त हो गया, तो भारत में राष्ट्रवाद यूरोप के वजह से फैला। यूरोप में राष्ट्रवाद प्रारंभिक समय में पहले आया और भारत में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त में। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ, 30 जनवरी 1948 को मृत्यु। महात्मा गांधी ने शिक्षा दीक्षा भारत में, इनके पिताजी महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। इनके पिताजी करमचंद गांधी दीवान थे, 2 रियासतों के दीवान थे। प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए बैरिस्टर के लिए यह लंदन गए। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1913 में एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका में गए। 1913 में दक्षिणी अफ्रीका एक भारतीय उद्योगपति की समस्या थी, इसके मुकदमे के निस्तारण के लिए अफ्रीका गए। वहाँ पे गोरे और काले लोगों की समस्या देखकर काले लोगों के पक्ष लेकर इन्होंने सत्याग्रह किया और दक्षिण अफ्रीका में इनको बहुत सफलता मिली। वहाँ से 1915 में यह भारत वापस आए। 1915 में भारत वापस आए। 1916, 1917, 1918 ये चंपारण बिहार में जिला है, खेड़ा गुजरात, और 1918 अहमदाबाद। इन तीनों में 1915 में आने के बाद यह भारत का परिभ्रमण करते हैं और उन्हीं समय में 1916, 1917, 1918 में किसानों, खेती करने वाले और मिलों में जो काम करने वाले लोग थे, अहमदाबाद में सूती मिल के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। वहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। चंपारण में अंग्रेज भारतीय किसानों से नील की खेती कराते थे और उसका दाम कम कर देते थे। खेड़ा में भी इसी तरह अत्यधिक कर लगा दिए, जिसका तो इन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद के लिए एक नई पृष्ठभूमि तैयार किया। तो भारत में राष्ट्रवाद का श्री गणेश 1914 के बाद, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, 1918 में समाप्त हुआ। इसी बीच में महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के लिए सैनिकों की भी व्यवस्था करते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने उनसे खुश होकर सार्जेंट की उपाधि दिया था और उनको यह विश्वास था कि यदि हम अंग्रेज़ों की मदद करते हैं, अंग्रेज़ प्रथम विश्व युद्ध में विजयी प्राप्त होते हैं, तो मुझे स्वशासन कई क्षेत्रों में वो हमको स्वशासन में आज़ादी दे देंगे। जब यह उपलब्धि नहीं हुई तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन
जब प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया, तुर्की का जो मुसलमान था उसे खलीफा का पद, पैगंबर के बाद मुसलमानों का जो सबसे बड़ा पद होता था खलीफा, अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के उनके विरुद्ध था, इसलिए खिलाफत खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो भारतीय मुसलमान को एक करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग, इनके महात्मा गांधी के दो सबसे प्रमुख औजार थे, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, यानी हम किसी भी परिस्थितियों में झूठ का सहारा नहीं लेंगे और किसी का हिंसा नहीं करेंगे। हम हिंसा के माध्यम से आज़ादी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। इन दोनों औजार के माध्यम से महात्मा गांधी ने इन खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन का श्री गणेश किए। कहाँ से? इनमें से छोटी सी भूमिका बताने के बाद खिलाफत जब मुसलमानों से खलीफा पर ले लिया गया तो मुसलमान और अंग्रेज़ों के बीच की दूरी बढ़ गई और महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमान को एक करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने के लिए एक तो खिलाफत का श्री गणेश किए और उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए नियम थे उसमें कहा कि हम किसी भी तरह का पालन नहीं करेंगे। दोनों का शुरुआत एक साथ किए। सार्वजनिक सभाओं के द्वारा हड़ताल किया गया। इसी समय यह आंदोलन जैसे शुरू किया गया, शुरू हो गया जलियांवाला बाग हत्या कांड। एक था रौलट एक्ट, रौलट एक्ट था जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में मुझे विजय प्राप्त होगी तो आपको अन्य क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में रियायत दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज इसके विरुद्ध एक 1919 में रौलट एक्ट ले आए, जो बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था। यानी उन्होंने अपने किए हुए वादा के विरुद्ध एक ऐसे नियम ले आए ताकि भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता के लिए कार्य न किया जाए। यदि इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो उनको हम बिना न्यायालय में भेजे ही वकील के कार्य को स्थगित कर दिया गया। अर्थात पूरी तरह से एक तरह से मार्शल लॉ, सैनिक अधिकार को लागू किया गया है। मार्शल होता है जो मिलिट्री में होता है मार्शल, तो मार्शल एक्ट पारित किया, रौलट एक्ट। बिना वकील, बिना दलील किसी भी व्यक्ति को कहीं भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। यदि कुछ लोग कहीं पे एकत्र हैं तो, या उनको लगता था कि ये ऐसे व्यक्ति सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र में लगे हुए हैं, तो उनको तुरंत पकड़कर जेल में डाला जाता था। वह रौलट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, जो 3 तरफ से 4 दीवारी से लोगों के घर की तरफ से घिरा हुआ था और एक तरफ मुख्य द्वार था, वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एकत्र हुए थे और योजना बना रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर
सैनिकों को लेकर पहुंचता है। उसमें केवल एक ही मुख्य द्वार था, 3 तरफ से वह ढका हुआ था। एक तरफ से मुख्य दरवाज़ा था और 3 तरफ से दूसरे के घर या चार दीवारियों से घिरा हुआ था। मुख्य द्वार पे खड़ा होकर वार्निंग देने के बाद निकलने का जगह नहीं था और अंधाधुंध गोलियां चलाता था, जिसमें कई हजार लोग मारे गए, कई हजार लोग घायल हुए और निहत्थे लोगों पर। इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना 22 जनवरी 1905 में जो रूस की घटना हुई थी, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, उसकी घटना किया जाता है। और मार्शल एक्ट लागू कर दिया गया था, लेकिन जो यहाँ पर भीड़ एकत्र हुई थी उसको यह जानकारी नहीं था कि इस समय सैनिक शासन व्यवस्था लागू किया गया है। जलियांवाले बाग का हत्याकांड का समस्त भारतीयों ने, दूसरे यूरोप के अन्य देश के लोगों ने इस शासन का विरोध किया। रौलट एक्ट एक काला कानून था। खिलाफत आंदोलन पहले समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन की घटना अपने चरम बिंदु पे थी। उन्होंने सरकारी संस्थाओं का, जो सरकार की संपत्ति, जो सरकारी विद्यालय थे, सरकारी न्यायालय थे, जो सरकार ने पंचायतों का निर्माण किया हुआ था, जिनके द्वारा सरकार ने जन कल्याण के लिए जिन संस्थाओं का निर्माण किया था, वह चाहे जिला अदालतें हों, चाहे वह स्कूल हों, उन सभी का असहयोग करना प्रारंभ कर दिया। सरकार के किसी भी काम में भारतीयों ने सहयोग नहीं करते थे, असहयोग करते थे और यह घटना अपने चरम बिंदु पर थी। किंतु गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे, जहाँ पे वहाँ से असहयोग आंदोलन क्रांतिकारी एक थाने चौरी चौरा नामक स्थान से गुजर रहे थे, उन निहत्थे पर वहाँ के थानाध्यक्ष और सिपाहियों ने लाठीचार्ज कर दिया। जनता आक्रोशित हो गई और उस थाने पे आग लगा दिया, जिसमें असंतुष्ट होकर, इसलिए कि महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था कि हमारे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सत्य पे और किसी की भी हत्या नहीं, हम अहिंसा का पालन करेंगे। हिंसा का अगर अहिंसा का कहीं से भी पालन होगा तो मैं ऐसे आंदोलनों को स्थगित कर दूंगा। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इस आंदोलन को जैसे ही महात्मा गांधी स्थगित करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। किंतु कांग्रेस में अलग अलग गुटों का उदय हो जाता है। महात्मा गांधी से कई लोग नाराज होते हैं और अलग गुटों का निर्माण करते हैं। इसके शेष पार्ट को अगले एपिसोड में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।